नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब वक्त है खबरों पर तफसील से बात करने का। और सबसे पहले बात कानपुर की। वहां पर सरकारी बालिका आश्रय गृह में बालिकाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने और संवासिनी गृह की स्थिति के साथ साथ वहां गर्भवती लड़कियों को रखने को लेकर राज्य महिला आयोग ने कानपुर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की। आयोग ने डीएम से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पूरा मामला क्या है पहले आपको बता दें। खबर एक बार फिर से देख लीजिए। 7 लड़कियां वहां पर प्रेग्नेंट पाई गई बालिका गृह में और 5 कोरोना से संक्रमित मिली। राज्य महिला आयोग ने इसी मामले में और पूरी स्थिति को लेकर जिलाधिकारी से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। कानपुर से ये खबर। 57 लड़कियां वहां पर कोरोना इन्फेक्टेड पाई गई, 7 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई और उनमें से 5 कोरोना से पीड़ित पाई गई। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको कि पूरा मामला है क्या। दरअसल सबसे पहले एबीपी गंगा ने कानपुर के स्वरूप नगर में बने बालिका गृह का मसला उठाया था कि कैसे छोटी सी जगह में वहां 50 से ज्यादा लड़कियां रहती हैं। फिर 19 जून को एबीपी गंगा ने फिर वही सवाल उठाया कि वहां कई लड़कियों को संक्रमण का खतरा है, जिसे पहले प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब बाद में जांच कराई गई तो बालिका गृह की 57 संवासिनियों में कोरोना संक्रमण पाया गया। सरकारी बालिका गृह की बदहाली की तस्वीरें आप देखिए। भारी लापरवाही वहां पर। सवाल यह है कि 57 लड़कियां कोरोना संक्रमित कैसे एक साथ। समय रहते स्थानीय प्रशासन ने कोई उचित कदम उठाया क्यों नहीं। अब बालिका गृह क्या है आप वो देख लीजिए। बेघर और बेसहारा लड़कियां यहां पर रखी जाती हैं। आप समझ लीजिए बालिका गृह है क्या जिसकी बात हम कर रहे हैं। सरकार इन शेल्टर होम्स का खर्च उठाती है। ज्यादातर बालिका गृह बदहाली का शिकार है, ये हम जानते हैं, ये हमने देखा है। और अब कानपुर से मामला निकलकर सामने आया है। खाने पीने और हेल्थ चेकअप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन बालिका गृहों में, यह भी साफ साफ समझ में आ रहा है। एक कमरे में 10-10 लड़कियां रहने को मजबूर हैं। अब सवाल एबीपी गंगा के शेल्टर होम में कोरोना पहुंचा कैसे। सतर्कता के बावजूद 57 लड़कियों तक कोरोना कैसे पहुंचा। अगर सतर्कता बरती गई तो 57 लड़कियां इन्फेक्टेड कैसे हुई। लड़कियां पहले से गर्भवती थी तो क्या यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या गर्भवती लड़कियों के लिए शेल्टर होम में अलग अलग इंतजाम थे। हमारे साथ फोन लाइन पर है राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विमला बाथम जी। विमला जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। विमला जी, ये खबर सुन के हम सब लोग हतप्रभ हैं। आपके अंदर पहली बात क्या आई जब आपको ये सब मालूम पड़ा और आप लोग क्या कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगा कि इतने लोग एक साथ संक्रमित हुए हैं जी। ये बड़ी बात थी बहुत। लेकिन जो हो गया है उसको सुधारना आपको सुधारना ही पड़ेगा। हाँ। इसके लिए हमने डीएम से बात की तुरंत। जी। कानपुर जो डीएम है जिलाधिकारी, उनसे बात की कि ऐसा कैसे हो गया। तो अब जहां से भी वो एक कोई आया होगा संक्रमित, जिसने सबको कर दिया संक्रमित, लड़कियां कोई अब हो सकता कोई उसमें जो काम करने वाली हो वो हो कोई संक्रमित। तो ये हो गया। और उसमें जो 63 लड़कियां हैं जी, वो तो कोई जैसे जो पास्को के अंतर्गत आती हैं जी, उसमें कुछ बलात्कार के शिकार हैं और कुछ स्वेच्छा से अपने आप घर छोड़ चली जाती हैं। फिर पति जो है वो जेल चला जाता है और खुद उनको नारी निकेतन भेजा जाता है, क्योंकि 18 साल से नीचे शादी हो नहीं सकती। जी। तो वो तो 18 साल का इंतजार किया जाता है, 18 साल गुजर दे तब उनको फिल्म पे भेजा जाता है शादी करके, जो भी जैसे भी सिस्टम है। तो ये हुआ। तो ये जो गर्भवती लड़कियां थी जी, जी, ये जब आती, जो कोई लड़की आती है उसमें शेल्टर होम में, तो सब सारा कुछ उसका रिकॉर्ड रखा जाता है जी। पूरा। उसी समय सारी सब लिस्ट बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां यहाँ के प्रेग्नेंट हुई, वो पहले प्रेग्नेंट आई थी। जी, ठीक है। और हम चूंकि फरवरी में गए थे शेल्टर होम में, तो हमने देखा भी था वहाँ। तो वहाँ हमने लड़कियों से बात भी की थी, तो उन्होंने सबने किसी शिकायत नहीं की। सबने कहा कि हमारे साथ अच्छा सब कुछ हो रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है, हम सब ठीक से रह रहे हैं।
लेकिन हमने सब लड़कियों बिमला से जी, पूछा था। एक सवाल सबके मन में स्वाभाविक आ रहा है। 1-2 नहीं, जी। 4-5 नहीं, 10 नहीं, 57 लड़कियां एक ही शेल्टर होम की अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, तो मतलब ये कि वहां पर भारी लापरवाही हुई है, ये तो आप स्वीकार करती होंगी। देखिए, लापरवाही तो कहीं न कहीं हुई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये लड़कियां कैसे हुई, ये आश्चर्य की बात है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे हो गई, ये हमें भी, हम लोग, ये भी आश्चर्य की बात है। अब जी। जो है, अब तो हमारी डीएम से बात हुई, डीएम ने कहा कि हमने उनको सबको जो पॉजिटिव थी उनको अस्पताल भेजा गया है, जो पॉजिटिव नहीं है उनको क्वारंटीन किया गया है, जो शेल्टर होम है उसको बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है उसको। तो आपको प्रिकॉशन कर रहे हैं, ले रहे हैं प्रिकॉशन, जो जैसे जो व्यवस्था है उसमें कर रहे हैं उसको। ठीक है, विमला बाथम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बात जी, करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात अवस्थी कानपुर से इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि असल में सच्चाई है क्या, तथ्य है क्या। प्रभात, बिमला बाथम जी कह रही है कि सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और आश्चर्यचकित हैं महिला आयोग की अध्यक्षा की 57 लड़कियां इन्फेक्टेड हो कैसे गई कोरोना से। हुआ क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए और ये सब सामने कैसे लाया आपने। जी बिल्कुल राजीव जी, आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अहम जो है वो यहाँ पर लापरवाही जो आती है वो प्रशासन की आती है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो एक मामला आता है वो 14 तारीख को सामने आता है, जहाँ पर एक बच्ची जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है। उसके बाद भी जो प्रशासन है वो लापरवाही बढ़ता है और ना ही यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया की जाती है, ना ही यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जाता है और ना ही यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद 16 तारीख को वहां पर 33 केस जो हैं वो सामने आते हैं। उसके बाद 19 तारीख को 16 केस और सामने आते हैं। जब इस बारे में डीएम से पूछा जाता है कि आखिरकार इतने केस सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को यहाँ से दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि जब एक केस निकलता है तो पूरी बिल्डिंग को सील किया जाता है। यहाँ पर आपके पास 40 केस निकल चुके हैं, तो क्यों यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई? तो डीएम साहब पहले तो सवालों से बचते नजर आए और वहीं पर उसके बाद आनन फानन में उन्होंने बिल्डिंग को सील कराया। एपीपी गंगा ने जब सवाल पूछे उसके बाद डीएम ने वहां पर सीलिंग की प्रक्रिया कराई, लेकिन उसके बाद जब अगला मामला सामने आया तो वहां पता चलता है कि जो 7 लोग हैं वो गर्भवती पाए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये सभी लोग पहले से ही गर्भवती थे और जब ये लोग शेल्टर होम में आए थे तब इनकी जो रिपोर्ट थी वो सब गर्भवती थे। तो लगातार जिस तरह से लापरवाही थी वो सामने आई, शुरुआती दौर पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इतनी संख्या बढ़ी। तो वहीं अगर बात की जाए तो अगर शेल्टर होम की वहां पर 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है, लेकिन वहां पर 170 से ज्यादा लोग रह रहे थे। सबसे बड़ी बात तो आप बता ही रहे हैं, 25 लोग जो एम्प्लॉय हैं, जो ये कर्मचारी बिल्कुल हैं, साफ वो लापरवाही वहां पर है, थे। ये गलती है जो आप कह रहे हैं, साफ साफ गलत है। जो क्षमता है उससे कई ज्यादा लोग वहां पर रह रहे थे, इन्फेक्शन तो फैलेगा ही। हमारे साथ बने रहिए आप। प्रभात, कानपुर में संवासिनी गृह में 57 बालिकाओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने और 7 के गर्भवती होने और खास बात है कि 7 में से 5 के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद राज्य महिला आयोग जागा है। कानपुर के संवासिनी गृह में ऐसी घटना सामने आई है जहां 58 महिलाएं कोरोना संक्रमित हैं और कुछ महिलाओं के गर्भवती होने की बात की जा रही है। हालांकि डीएम ने इसको नकार दिया है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम जी ने इस पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट मांगी है डिटेल के साथ कि आखिर ये महिलाएं कब गर्भवती हुई और कहां लापरवाही की गई, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कोरोना संक्रमित हो गई। और अब जब ये मामला जोर पकड़ने लगा तो कानपुर के डीएम सामने आया और उन्होंने साफ किया कि बालिका गृह में 7 गर्भवती लड़कियां रहती थीं, जिनमें से 5 पॉजिटिव पाई गई हैं और उनमें गर्भवती होने की जानकारी उनके पहले से थी और संक्रमित पाए जाने के बाद सभी गर्भवती लड़कियां अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2
अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है। इधर कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो जो उनका जवाब था वो अब आपको दिखाई देते हैं। थोड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये लड़कियां जो है, जो नाबालिग बच्चियां या बालिग बच्चियां, इस संबंध में एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। दिसंबर महीने 2019 में 3 और 12 तारीख में इन लोगों ने अपने आमद यहाँ पे जो रेस्क्यू होम में किए हैं, जनपद आगरा और जनपद कन्नौज की जो CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा यहाँ पे इनको आमद कराया गया है। दूसरी बात, ये दोनों बच्चियाँ जो है, इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं, वो प्रेग्नेंट थे जब आमद किए गए थे। दूसरी बात, इनके जो खिलाफ जिन्होंने भी जुर्म किया उनके खिलाफ FIR संबंधित जनपद में दर्ज है, कन्नौज में भी दर्ज है, आगरा में भी दर्ज है। इसमें कानूनी कार्रवाई उस जनपद से पता किया जा रहा है कि वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ। रेगुलरली इन बच्चियों को सरकार के द्वारा मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे गलतफहमियां लोगों के द्वारा फैलाई गई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि यहाँ आके उन्होंने प्रेग्नेंट हो गया हो या जो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हो। ये मामला पहले से गर्म था। कानपुर के स्वरूप नगर के जिस बालिका गृह में 57 लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उसे सबसे पहले ABP गंगा ने उठाया था। 16 जून को ही जब ABP गंगा ने यह मामला उठाया और जिले के DM से सवाल पूछा तो वो सवाल पूछने पर भड़क गए। हम दिखाते हैं सवाल पूछने पर भड़कते हुए उन्होंने क्या क्या कहा था। सर, वहाँ पर जिस तरह लगातार केस आए हैं, उसके बाद कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की गई, ना वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। अब कुछ तो पहले तो एक रख दीजिए, पहले रख दीजिए। हाँ। एक भी रख दीजिए। आप सब चीज़ पहले तो डिलीट कर दीजिए। हम पूरा बोल देते तो हमने कहा कि सारी चीज़ बोल रहे थे, थोड़ा तुम यार जो कहे क्रॉस क्वेश्चन नहीं। अब सर कुछ तो मतलब ये तो है नहीं यार देखो, क्रॉस क्वेश्चन में अभी फिर से कर रहा है ना। अब या तो अच्छा चलो 2 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, 2 क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। चलो और इसी में एक ही में बता देंगे, उसको डिलीट करिए। हाँ, चलो बोल देंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। पूछेंगे नहीं, लेकिन बता दीजिएगा अपनी तरफ से कि वहाँ पे आया, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको अलग अलग। अब ऐसा ना चलाना भाई पहले चालू तो ना कर दो। पहले देखो, जो पूछना होगा एक बार में पूछ लीजिए, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो हो गई, एक बार में जितना पूछना है सब एक साथ पूछ लो। अब एक सवाल में सब लपेटो, मेरा जवाब ले लो, काम खत्म। सर, कानपुर में ओहो, DM साहब तो काम खत्म करवाना चाहते थे। प्रभात अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रभात, ये तो सब कुछ ओपन अप हो गया, क्या हुआ था उस दिन? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अपने ABP गंगा के जो दर्शक हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर जब संवासनी गृह में जब लगातार केस बढ़े तो हम लोगों ने पड़ताल की और मालूम चला कि जब यहाँ पर पहला केस आया, उसके बाद 33 केस आए, उसके बाद 16 केस आए, उसके बाद 8 केस आए, टोटल 58 और 57 केस यहाँ पर सामने आए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हम 16 तारीख को DM के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नॉर्मल सा हमारा वर्जन ले लीजिए। और जब कहा जाता है कि आखिरकार क्यों तैयारी नहीं की गई, क्यों नहीं वहां को बिल्डिंग को सील किया गया, क्यों वहां से लोगों को नहीं हटाया गया, तो कहते हैं कि कैमरा बंद करो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछोगे, तुम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे। तो सवालों के घेरे में वहीं से प्रशासन की कार्रवाई आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने सवाल उठाया उसके बाद प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। और आज जो मुद्दा है वो वाकई सवाल उठते हैं, क्योंकि जिला असल में प्रभात हुआ ही यही है, और इसके पलटे यहाँ पर 57 असल में हुआ ही यही है। ये बिल्कुल जाहिर हो गया है प्रभात, आपकी बातचीत से DM के और इस मामले को लगातार ट्रैक करने के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि समस्या से बचा जा रहा था और इसीलिए बढ़ के इस विभत्स रूप में सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका इन जानकारियों के लिए, इस बातचीत के लिए। बड़ी खबर है हमारे पास, यूपी ATS को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS ने जम्मू से सलमान खुर्शीद वानी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सलमान जिहादी विचारों के युवाओं में उसे फैलाने का काम करता था। कहा जा रहा है कि आरोपी सलमान बागपत में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहा था। साथ साथ वो बरेली से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए इनामुल हक के संपर्क में भी था। यूपी ATS की इस बड़ी कामयाबी पर बातचीत करने के लिए संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संतोष, ये तो बहुत डरावना दृश्य निकल के सामने आ रहा है। इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ले रहा था यह व्यक्ति और जिहाद प्रोपेगेट कर रहा था युवाओं में। कैसे यूपी ATS इसके तक पहुंची?
देखिए, जो बरेली से इनामुल गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से मोबाइल से एक और बहुत चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उसके मोबाइल में जो हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी उसकी तस्वीरें मिली हैं। यानी जिस वक्त कमलेश तिवारी की हत्या हुई, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, वो इनामुल ने अपने मोबाइल में सेव करके रखी हुई थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि इसने एक टेलीग्राम, जो एक सोशल मीडिया का ऐप है व्हाट्सएप के जरिए, उसने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रखा था और इसी टेलीग्राम के जरिए जो जम्मू के रामबन से सलमान वानी गिरफ्तार हुआ है, इससे संपर्क कर रहा था। और न सिर्फ संपर्क कर रहा था बल्कि अभी शुरुआती पूछताछ में चूंकि 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में है इनामुल, उससे अभी तक पूछताछ में साफ हो गया है कि वो न सिर्फ सलमान वानी बल्कि तमाम अन्य युवकों को भी बरगलाने की कोशिश कर रहा था, जिहादी बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके पास से अलकायदा या तमाम अन्य इस्लामिक जो कट्टरपंथी संगठन है उनसे जुड़े हुए दस्तावेज बहुत खौफनाक। इसी की पूछताछ के बाद से जम्मू के रामबन से सलमान वानी को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, एक बड़ी कामयाबी हम मान के चल रहे हैं इसको संतोष, और उम्मीद करते हैं कि अगर कोई सीधा कनेक्शन है इनका जिहादी ग्रुप्स के साथ साथ तो वो चीजें भी पकड़ में आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर के बाद हम रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।